हेलो एस्पिरेंट्स, विजन आईएएस में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे 6 नवंबर की हमारी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज की हमारी महत्वपूर्ण खबरें कौन-कौन सी है। आज की हमारी 6 न्यूज़ महत्वपूर्ण होगी। पहली न्यूज़ है हमारी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। दूसरी होगी नेक्स्ट सीआर-19 एक कैंसर के इलाज के लिए एक थेरेपी डेवलप हुई उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया एआई गवर्नेंस के दिशा निर्देश जारी करेंगे, वो देखेंगे क्या है। न्यूरो टेक्नोलॉजी से संबंधित यूएन की एक रिपोर्ट आई है, उसने चिंता व्यक्त की है, उसके बारे में बात करेंगे। राज्यों की वित्त की स्थिति को लेके भी एक रिपोर्ट आई है, तो वो बात करेंगे। और हम बात करेंगे साथ-साथ में वैश्विक असमानता पर जी20 की एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में। आज थोड़ी जो न्यूज़ है वो रिपोर्टों के बारे में जा रहा है और साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा है। साथ-साथ में हम लोग कुछ संक्षिप्त सुर्खियों की बात करेंगे, जैसे ईडी क्या है, जल अभिसमय जो कि बांग्लादेश में शामिल हुआ है, गोगाबेल झील जो कि बिहार में उसके बारे में, दोहा घोषणा पत्र उसके बारे में बात करेंगे, उपग्रह आधारित इंटरनेट महाराष्ट्र सरकार ने अभी एलन मस्क के साथ समझौता किया उसके बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्ट सनकैचर क्या है एंड हमारी बाली यात्रा उत्सव वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। बात करते हैं आज की हमारी पहली मुख्य खबर की। आज की हमारी पहली मुख्य खबर है इंडिया एआई गवर्नेंस दिशा निर्देश जारी किए गए। तो देखिए न्यूज़ ऐसी है कि हाल ही में जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसने जो भारत का इंडिया एआई मिशन चल रहा है, उसके तहत जो है ये सारे के सारे दिशा निर्देश किए कि एआई जो है गवर्नेंस को उसको किस प्रकार से आने वाले टाइम में भारत सरकार गवर्न करेगी, क्या-क्या संस्थाएँ होंगी, उसको लेके दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि वो दिशा निर्देश क्या हैं? तो देखिए, ये जो दिशा निर्देश हैं, वो 6 स्तंभ हैं उसके ना और 3 डोमेन में 6 स्तंभ हैं। यानी कि पहली बात करे जाए सक्षमता, सक्षमता में 2 चीज़ें हैं। एक तो अवसंरचना जो है, उसमें हमें क्षमता यानी कि सक्षमता प्राप्त करनी है। दूसरा है क्षमता निर्माण करना है। क्षमता निर्माण करना है यानी कि एआई के क्षेत्र में भारत को कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है इस प्रकार की। अगला है कि जो एआई है उसका विनियमन या रेगुलेशन किस प्रकार से किया जाना है। तो उसमें एक नीति और विनियमन एवं जोखिम शमन जो है उसके लिए भारत सरकार प्रयास करेगी, ठीक है? अगला जो है वो है पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण यानी कि ओवरसाइट, यानी कि जो एआई जो चीज़ से संबंधित जो चीज़ें हो रही होंगी, उसको किस प्रकार से उसको ओवरसाइट किया जाएगा, जवाबदेही क्या होगी और कौन-कौन से संस्थान जो है वो इन्वॉल्वड होंगे। तो 6 स्तंभ है, ये 6 स्तंभ और 3 डोमेन में है सक्षमता, रेगुलेशन और ओवरसाइट यानी कि पर्यवेक्षण, ठीक है? अगला बात करते हैं, अब जो ये कार्य योजना है उसके लिए समय सीमा क्या होगी? तो ये बोला कि लघु अवधि के लिए कुछ होगी और मध्यम अवधि, दीर्घकालीन अवधि के लिए अलग-अलग इसमें समय सीमाएँ होंगी। तो बोला कि लघु अवधि के लिए क्या होगी? बोला कि उदाहरण के लिए विशेष रूप से भारत के लिए जो जोखिम फ्रेमवर्क है, यानी कि एआई से संबंधित जो जोखिम हो सकते हैं, उसको कम करने के लिए भारत जो है वो जोखिम फ्रेमवर्क विकसित करेगा। साथ-साथ में स्पष्ट देयता व्यवस्था जो है वो विकसित करना है हमें अल्पकाल में, यानी कि लघु अवधि में। अगला जो बात करा कि मध्यम अवधि में क्या किया जाएगा? तो बोला कि मध्यम अवधि में ऐसा क्या होगा? उदाहरण के लिए कि एआई जो है, एआई के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, सारे के सारे जो डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसके साथ एकीकरण करना और विस्तार करना। एआई को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसके साथ एकीकृत करना और उसका विस्तार करना। अगला है सामान्य मानक क्या होंगे, उनको प्रकाशित करना मध्यम अवधि में, ठीक है? अगला क्या दीर्घकाल के लिए हम लोग क्या योजनाएँ बनाएँगे इसमें? तो बोला कि दीर्घकाल के लिए उदाहरण के लिए बोला है कि जो और जोखिम उभरेंगे, आने वाले टाइम में एआई का जैसे-जैसे अन्य क्षेत्रों में उपयोग होगा, तो और ज़्यादा जोखिम उभरते जाएँगे। तो जोखिम और क्षमताओं के आधार पर कानून का एक मसौदा तैयार करना होगा हमें आने वाले भविष्य के लिए। मतलब ये बोले कि दीर्घकालीन अवधि में हम लोग ऐसा करेंगे कि जो एआई से संबंधित जो भी जोखिम उभरने वाले हैं और एआई से संबंधित क्षेत्र में क्षमता निर्माण किस प्रकार से करना है, उसके लिए हम लोग एक जो है डेडिकेटेड कानून है उसका मसौदा बनाएँगे। अभी भारत में एआई से संबंधित ऐसा डेडिकेटेड कानून नहीं है, केवल हमने इंडिया एआई मिशन शुरू किया गया है। ठीक है? आगे बात करते हैं। अब जो दिशा निर्देश हैं, उनको लागू कराने के लिए संस्थागत ढांचा क्या होगा? तो पहला है उच्च स्तरीय निकाय, कौन होगा? तो एआई गवर्नेंस समूह भारत ने एक बनाया है, वो एक उच्च स्तरीय निकाय होगा, वो इसको देखेगा पूरी तरह से, ठीक है। अगला क्या है? सरकारी एजेंसियाँ कौन-कौन से इन्वॉल्वड होंगी? तो उसमें ये बोला कि मेइती यानी कि सूचना इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, वो इन्वॉल्व होगा, साथ-साथ में होम मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्वड होगी। क्षेत्रीय विनियम यानी कि ज़ोनल लेवल पे या फिर रीजनल लेवल पे कैसे इसका विनियमन किया जाएगा? तो बहुत सारे भारत के जो विनियामक है, रेगुलेटर्स जैसे कि आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया,
अगला सेबी है ना, एक हो गया आपका ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक हो गया आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई। ये सारे के सारे जो है विनियामक क्षेत्रीय स्तर पर होंगे। सलाहकार निकाय क्या होंगे जो कि एआई के क्षेत्र में सलाह देंगे? वो होंगे आपके नीति आयोग, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय। ठीक है, अगला बात करते हैं कि मानक निकाय क्या होंगे जो कि एआई के क्षेत्र में अगर कोई चीज डेवलप हो रही है तो उसका मानक निर्धारित करने के लिए, तो वो होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो, और दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र यानी कि टीईसी। तो ये होगा पूरा इसका संस्थागत ढांचा एआई के क्षेत्र में। उच्च स्तरीय निकाय, सरकारी एजेंसियां, क्षेत्रीय विनियामक, मतलब विभिन्न क्षेत्रों के विनियामक हो गए, सलाहकार निकाय क्या हो गए, और मानक निकाय क्या हो गए। ठीक है, अगला बात करते हैं और दिशा निर्देश क्या है। और ये बोला है कि उद्योग क्या है, तो ये बोला कि उद्योग अभिकर्ताओं और विनियामकों के लिए व्यवहारिक दिशा निर्देश इसमें कुछ जारी किए गए हैं। तो ये बोला कि उद्योग के लिए, उदाहरण के लिए बोला है कि एआई संबंधित नुकसान की रिपोर्टिंग को सक्षम करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र वो उद्योगों को स्थापित करना होगा। यानी कि उद्योग के स्तर पर एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए अगर एआई से कोई नुकसान होता है तो। ठीक है, अगला ये बोला है कि जो रेगुलेटर्स है यानी कि विनियामक हो गया, तो वो गवर्नेंस संबंधी जो ढांचा बनाएंगे विनियामक, उसको ढांचे को थोड़ा सा लोचशील होना चाहिए और बेहतर रूप से उसको सक्रिय होना चाहिए, ताकि जो विभिन्न स्टेक होल्डर हैं प्रतिक्रिया के आधार पर आवधिक समीक्षाएं कर सके और निगरानी कर सके और पुनः उसमें सुधार कर सके। मतलब रेगुलेटर्स के बारे में ये बोल रहा है कि उनका जो गवर्नेंस का ढांचा है वो तो उसको थोड़ा सा लोचशील होना चाहिए ताकि वो समय के साथ विकसित हो सके। जैसे जैसे अगर कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, कुछ समस्या आ रही है, तो उसकी आवधिक समीक्षाएं की जाए, साथ साथ में निगरानी करी जाए, और इसमें कुछ कमी है तो उसमें सुधार किया जाए। ऐसा इसमें बात की गई है दिशा निर्देश में। आगे देखते हैं और तो दिशा निर्देश तो हम लोगों ने देख लिए। देखिए अब दिशा निर्देश जो है ये डायरेक्टली तो ऐसे सवाल आता नहीं है ना, कि डायरेक्टली आपका मेंस में सवाल आ जाएगा कि जो दिशा निर्देश जारी किए गए उनके बारे में बताइए। परंतु एआई से संबंधित अगर कोई सवाल आता है कि भारत सरकार इस क्षेत्र में क्या कर रही है, तो आप ये सोच सकते हैं कि आप बता सकते हैं वहां पे कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है उसने हाल ही में एआई से संबंधित गवर्नेंस के लिए दिशा निर्देश जारी किए। ठीक है, अगला बात करते हैं नैतिक और जिम्मेदार एआई के लिए 7 मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए हैं। सूत्र क्या है, तो देखिए एआई जो है वो विश्वसनीय होना चाहिए यानी कि विश्वास ही नींव है। अगला बोले कि एआई जो है उसमें लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए यानी कि लोग पहले। प्रतिबंध नहीं होना चाहिए एआई के क्षेत्र में बल्कि इनोवेशन होना चाहिए। ठीक है, एआई जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए और समानता के आधार पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एआई से संबंधित अगर कुछ चीजें हो रही हैं तो उसको खास किसी एक वर्ग को इसका लाभ हो रहा है, बाकी लोगों को नहीं हो रहा है। अगला बात करें जवाबदेहिता होनी चाहिए, है ना। एआई के क्षेत्र में अगर कुछ भी जोखिम होता है, कुछ भी कमी होती है, या फिर कुछ भी एआई से क्षेत्र से अगर नुकसान हो रहा है, तो वहां पे जवाबदेहिता होनी चाहिए। ऐसा डिजाइन होना चाहिए एआई का जो कि समझा जा सके। सुरक्षा होनी चाहिए एआई के क्षेत्र में, सुनम्यता होनी चाहिए, और सस्टेनेबल होना चाहिए। वो ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा हो, तो सस्टेनेबल भी होना चाहिए एआई। तो ये उसके कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत थे एआई के, नैतिक और जिम्मेदार एआई के लिए। ठीक है, तो ये न्यूज़ पूरी हमने कवर करी, और आप इसको एज ए फोल्डर पॉइंट यूज कर सकते हैं अगर कभी एआई से संबंधित सवाल आता है तो। आगे बढ़ते हैं। एक कैंसर के उपचार के लिए एक थेरेपी डेवलप हुई है, उस थेरेपी का नाम तो आगे आएगा। हाँ, ये है नेक्स्ट CAR-19 थेरेपी जो है कैंसर के इलाज के लिए इसको डेवलप किया गया है। आप तो इस न्यूज़ में हम लोग देखेंगे किस संस्थान ने इसको डेवलप किया है और ये किस प्रकार से कार्य करती है। तो मेनली ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से थोड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसे डेवलपमेंट होते रहते हैं कि भविष्य में जो अभी जो वर्तमान में लाइलाज बीमारियां हैं, जैसे कैंसर को माना जाता है कि कैंसर अगर जनरली लोग की मृत्यु हो जाती है कैंसर की वजह से, तो कैंसर के इलाज के लिए अलग-अलग एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, साइंटिस्ट उसमें लगे हुए हैं। तो हाल ही में कैंसर के इलाज के लिए नेक्स्ट कार 19 करके एक उसमें क्या हुआ, थेरेपी डेवलप की है। तो देखते हैं कि थेरेपी क्या है, और ये हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिहाज से होगी काम का। प्री के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ये थोड़ा, है ना? हुँ, तो किसने इसको डेवलप किया है? देखिए इम्यूनो एक्ट ने नेक्स्ट कार 19 थेरेपी बी सेल
जिसमें बीटा बी जो है जिसमें सेल्स खराब हो जाती हैं, ब्लड कैंसर के लिए विकसित की है ये थेरेपी। यानी कि ये जो थेरेपी है वो ब्लड कैंसर के लिए काम में आएगी। और जो अमीनो एक्ट है इसको किसने बनाया है? आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के तहत इसको विकसित किया गया है। ठीक है। और इसके विकास में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, साथ साथ में जो जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC, उसने भी इसमें सहयोग प्रदान किया है। तो ये जो है कंपनी, उसको विकसित किया था किसने? आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है वो कैंसर के इलाज के लिए बड़ा फेमस है ना। तो इस दोनों ने डेवलप किया था अमीनो एक्ट, और उसने ये थेरेपी डेवलप करी है। ठीक है। तो ये प्री के लिहाज से थोड़ा सा ये फैक्ट ध्यान रखना हमें। नेक्स्ट, कार 19 भारत की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी है। CAR-T सेल क्या होता है वो आगे देखते हैं। टी सेल्स जो है उसी को थोड़ा सा जेनेटिकली मॉडिफाई करके CAR-T सेल थेरेपी डेवलप की गई है। इसे 2023 में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मार्केट ऑथराइजेशन यानी कि व्यावसायिक उद्योग की मंजूरी प्रदान करी थी, और हाल ही में थेरेपी डेवलप हो चुकी है। तो ये पहला, ये वाला फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले थेरेपी के बारे में देख लेते हैं कि कैसे काम करती है। तो इसमें पहला देखिए ये है ना, कि एक विशेष प्रकार की जो श्वेत रक्त कोशिका होती है, मतलब आपका जैसे रक्त निकाला, उसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं में से रोगी से क्या होगा? टी सेल निकाला जाता है, क्योंकि टी सेल जो है वो रोगनाशक होती है, जो कीटाणु होते हैं उसके लिए, है ना। टी सेल कोशिकाओं को एक प्रयोगशाला में आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है। इसमें कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर यानी कि कार नामक प्रोटीन डाले जाते हैं, जो टी सेल कोशिकाएं होती है उसको। फिर अब संशोधित की गई CAR-T, मतलब टी सेल्स के बाद CAR उसमें मिलाया गया, तो CAR-T कोशिकाएं कैंसर की पहचान करती है और उन पर फिर हमला करती है। वे कैंसर की कोशिकाओं से चिपक जाती है और उन्हें नष्ट करती है, और उन्हें सक्रिय, एक तरह से सक्रिय हो जाती है, नष्ट करने के लिए सक्रिय हो जाती है। चौथा ये है, मतलब इसका पूरा क्रोनोलॉजी ये इसके काम करने का। CAR-T कोशिकाओं की संख्या में प्रयोगशाला, मतलब जो CAR-T कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या अगर आपको बढ़ानी है तो प्रयोगशाला में बढ़ाई जा सकती है कई गुना, और कैंसर पर हमला करने के लिए लाखों की संख्या में रोगी के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। मतलब आपको पहले ये ध्यान रखना है कि ब्लड निकालेंगे, वहां से श्वेत रक्त कोशिकाएं प्राप्त करेंगे, और वहां से टी सेल्स निकालेंगे। टी सेल्स को थोड़ा सा जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे, उसमें CAR जो है वो प्रोटीन मिला देंगे। फिर CAR प्रोटीन जो है वो कैंसर की कोशिकाओं पे हमला करेगा, उन्हें नष्ट करेगा। और जो CAR-T कोशिकाएं हैं उनको प्रयोगशाला में डेवलप किया जाता है, और वो मानव के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर इसका चलता है। तो अब ये क्या है और देख लेते हैं। प्रतिरक्षा कोशिकाओं को विशेष रूप से टी सेल्स की शक्तिशाली कैंसर नाशक कोशिकाओं में बदला जाता है। लेकिन जो टी सेल्स है उसको CAR-T में बदला जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाई करके। टी सेल्स क्या है? एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है हमारे शरीर में। RBC और WBC होता है। तो RBC जनरली जो होती है RBC और WBC, तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है जनरली हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है उसके लिए काम करती है। ठीक है। इनका प्राथमिक कार्य क्या है? हानिकारक या संक्रमित जो कोशिकाएं हैं उनको नष्ट करना, इसका टी सेल्स का। यह उपचार उन विशेष प्रकार के ब्लड कैंसर है के लिए है जिसमें कैंसर फिर से उत्पन्न हो गया हो या फिर प्रारंभिक इलाज से भी ठीक नहीं, मतलब ऐसा कैंसर के लिए इसको थेरेपी को डेवलप किया गया है जो कि फिर से डेवलप हो गया हो और प्रारंभिक इलाज के बावजूद भी उसको ठीक नहीं किया जा सका हो, है ना। CAR-T जो थेरेपी डेवलप की गई है उसके लाभ क्या है ये देख लेते हैं। तो देखिए, जो कुछ कीमोथेरेपी होती है जो काफी पीड़ादायक होती है, साथ साथ में स्टेम सेल प्रत्यारोपण जो किया जाता है ब्लड कैंसर से निपटने के लिए, तो इसके विपरीत इसमें जो होता है रोगी जो है वो तेजी से स्वस्थ हो सकता है अगर नेक्स्ट जेन आपके जो पूरी हुआ नेक्स्ट कार 19 जो थेरेपी डेवलप की है उसकी वजह से। दीर्घकालीन इससे लाभ होता है क्या? कि CAR-T कोशिकाएं शरीर में लंबे समय तक सक्रिय रहती है, जिससे कि कैंसर के दोबारा होने का चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। अगला है पहुंच में सुधार। नेक्स्ट कार 19 की लागत जो है, अगर विदेशों में देखी जाए तो जो कार CAR-T सेल थेरेपी जो है, अगर ये सेम इलाज आप विदेशों में कराने जाते हैं तो बहुत महंगा होगा, परंतु अब भारत में जो है ये सस्ते में अवेलेबल होगा। तो 3 लाभ हैं इसके। कम उपचार अवधि कम होगी, साथ साथ में दीर्घकालीन लाभ हो गए, और
पहुंच जो है लोगों के पास, मतलब कैंसर का इलाज जो है उनको सस्ते में अवेलेबल हो पाएगा। अब चुनौतियां भी कुछ होंगी, ऐसा तो नहीं है कि सब लाभ ही लाभ होंगे, तो चुनौतियां भी है। किसी एक प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए प्रयुक्त, मतलब एक प्रकार का ब्लड कैंसर जो है उसके इलाज के लिए प्रयुक्त CAR-T सेल्स थेरेपी अन्य प्रकार के जो मतलब अगर एक प्रकार के कैंसर के लिए आपने डेवलप किया CAR-T सेल थेरेपी, तो हो सकता है कि वो अन्य प्रकार का जो कैंसर है उसके लिए काम ना करे। दूसरा है, इसका तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि टेक्निक नई डेवलप हुई है, आगे वाले टाइम में देखा जाएगा कि इसकी प्रभावशीलता वास्तव में क्या है। अगला ये साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम, यानी कि ये है प्रतिरक्षा कोशिकाओं की जो अति सक्रियता हो सकती है इसकी वजह से, CAR-T सेल थेरेपी की वजह से। और संक्रमण का खतरा जो है वो तो बना ही रहता है, यानी कि संक्रमण और तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव, ये जनरल हो गए। और आप किसी भी रोग का इलाज ऐसे ही करते हैं ना कि आपकी जो कोशिकाएं होती हैं जो उस रोगाणु से लड़ती है, उनकी सक्रियता को आप बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके नुकसान भी हो सकते हैं, फिर जोखिम हो सकते हैं, ये चुनौतियां हैं। ओके, तो ये न्यूज हमारी कंप्लीट हो गई है और प्री के लिहाज से थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज थोड़ी ज्यादा है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो हाल ही में क्या हुआ है, ये देखिए क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया ने भी एक क्वांटम मिशन पूरा का पूरा लॉन्च किया गया है। ये जो हाल ही में किया गया कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का सफल परीक्षण किया गया, प्रदर्शन किया गया, तो इसके बारे में हम लोग इसमें न्यूज में देखेंगे कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और कैसे क्वांटम जो है थ्योरी वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं। तो ये जो मिशन है या फिर ये जो काम किया गया है उस किसके द्वारा किया गया है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के से समर्थित एक AI स्टार्टअप, एक स्टार्टअप है, उसका नाम है क्यू न्यू लैब्स ने भारत के पहले व्यापक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। और ये जो नेटवर्क है लगभग 500 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। ठीक है, अगला क्या है, इसमें मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर अवसंरचना पर तैनात एक नेटवर्क शामिल है जो कि क्वांटम सुरक्षित संचार में महत्वपूर्ण है। देखिए आप टेक्निकल चीजों में मत जाइए बहुत ज्यादा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वांटम कम्युनिकेशन चैनल होता है उसको और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए क्वांटम की का उपयोग किया जाता है। तो हाल ही में यही परीक्षण किया गया है कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से काम कर सकता है और कैसे जो बेहतर कम्युनिकेशन सिक्योर कर सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं, यह प्रदर्शन आई हब क्वांटम प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठान के माध्यम से वित्त पोषित परियोजना के तहत संभव हुआ। यानी कि एक जो है एक प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठान जो है वो उसने फंडिंग कराया किसको, क्यून्यू को। और ये जो क्यून्यू किसके द्वारा समर्थित है, इंडिया क्वांटम मिशन जो है महाराष्ट्रीय नेशनल क्वांटम मिशन उसके तहत। ठीक है, यह प्रतिष्ठान अंतर विषयक साइबर भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन के तहत एक प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र है। मतलब एक नवाचार केंद्र जो है, ये संस्थान ये क्या है, एक इनोवेशन सेंटर है। इस इनोवेशन सेंटर ने उसको फंडिंग करी है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसके लिए। और जो वो स्टार्टअप है उसको समर्थन कौन करता है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। ठीक है, तो फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्री के लिए। अब क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन वास्तव में क्या है ये देखते हैं। देखिए, डेटा संचार के लिए एन्क्रिप्शन की जो है, देखिए जो क्वांटम संचार होता है डेटा का, उसमें एक एन्क्रिप्शन की काम आती है। तो वो यही यूज हो रही है, यही बात इसमें बोली जा रही है कि डेटा संचार के लिए उपयोग की जाने वाली एन्क्रिप्शन की के सुरक्षित वितरण को सुनिश्चित करने हेतु क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। आप ये ध्यान रखिए कि एन्क्रिप्शन की जो होती है उसको सुरक्षित वितरण करने के लिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन वर्तमान में किया गया है। ज्यादा इसमें सोचिए मत। और ये किसके सिद्धांत पे काम करती है, क्वांटम फिजिक्स या फिर क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसके सिद्धांत पे काम करती है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, तो फिजिक्स का वह क्षेत्र है जो यह जानकारी देता है कि कैसे अत्यंत लघु ऑब्जेक्ट, बहुत छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक साथ कणों, पदार्थ के सूक्ष्म कण और तरंगों यानी कि ऊर्जा को स्थानांतरण
स्थानांतरित करने वाली हलचल या भिन्नता दोनों की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। देखिए, पहले तो ये क्वांटम भौतिकी जो उसके सिद्धांत पे काम करता है। अब ये जो क्वांटम यांत्रिकी यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है, वो हमें ये जानकारी देती है कि जो बहुत छोटे-छोटे जो कण होते हैं, वो एक साथ कैसे कणों यानी कि पदार्थ के सूक्ष्मतर खंड और तरंगों दोनों की विशेषताएं जो है वो दिखाता है। ये हमें किससे जानकारी मिलती है? क्वांटम मैकेनिक्स से। देखिए, अगर कभी ये बहुत डिटेल में आएगा तो उसके बारे में और बात कर लेंगे, है ना? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अब जो ये है एक तरह का क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का उदाहरण है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या है? तो देखिए, क्वांटम इंक्रिप्शन जो होता है उसको क्वांटम क्रिप्टोग्राफी भी बोला जाता है। क्रिप्टोग्राफी मतलब जो एन्क्रिप्शन डेवलप करने के लिए जो क्रिप्टोग्राफी करी जा रही है क्वांटम की, वही क्या है? आपके क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। इतना ध्यान रखिए, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से क्या होगा? एन्क्रिप्शन की डेवलप की जाएगी और एन्क्रिप्शन की जो है वो कैसे डाटा को, पैकेट्स जो होता है डेटा पैकेट्स, उसका जो संचार है उसको बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए हमने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन देखा है ना? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को विभिन्न माध्यमों से, मतलब इसको कैसे कैसे तैनात किया जा सकता है? तो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, फ्री स्पेस के माध्यम से और उपग्रहों के माध्यम से इसको तैनात किया जा सकता है। किसको? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद है आपको। बाकी अगर होगा तो फिर और डिटेल में बात करेंगे किसी दिन। जहाँ पे ये एक अभी तो क्या है, तो न्यूज़ है वो 2 चीज़ों से मिलके बनी हुई है, करंट अफेयर भी है और आपका क्वांटम फिजिक्स का सिद्धांत भी है। तो कभी अगर क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में स्पेशली न्यूज़ आती है तो उसके बारे में फिर पूरा डिटेल करेंगे कि वास्तव में क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। लाभ क्या होंगे इस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के? तो ये लाभ क्या होंगे? अगर कोई जासूसी हमले हो रहे हैं, जैसे कि स्निफिंग या फिर स्नूपिंग, इस स्नीपिंग फिग और स्नूपिक, यानी कि कोई अगर जासूसी हमला हो रहा है तो आप ध्यान रखिए उसको पता लगा सकते हैं और उन्हें कम कर सकते हैं। यानी कि अगर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके माध्यम से अगर डेटा संचार हो रहा है, तो हम अगर इसमें कोई जासूसी हमला होता है या फिर कहीं भी डाटा का लीकेज होता है, तो पता लग जाएगा। ठीक है? अगला क्या है? हमारी जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि रक्षा, और सरकारी संचार, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवाएं, डेटा केंद्र और दूरसंचार नेटवर्क आदि के लिए ये उपयुक्त है। देखिए, ये जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, ये आईटी एक्ट जो है 2008 का, 2000 का एक्ट है वैसे तो, पर 2008 में इसको अमेंडमेंट किया गया था। उस एक्ट के तहत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है और डिफाइन ऐसा किया गया है कि कोई भी ऐसी अवसंरचना, अगर उसमें कोई नुकसान होता है तो भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको खतरा पैदा हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए, जो रेलों की सारी चलती हैं उसको कोई हैक कर ले, तो क्या होगा? बहुत सारी रेलें आपस में भिड़ जाएंगी। अगर कोई भारत का जो पूरा बिजली ग्रिड है, अगर उस पे हमला कर दे, तो क्या होगा? पूरा का पूरा सब चीज़ें एकदम बंद हो जाएँगी। कहीं न कहीं भारत की जो वित्तीय सेवाएँ हैं, जिससे सारे के सारे बैंक जुड़े हुए हैं, अगर उस पे कोई साइबर हमला कर दे, तो कहीं न कहीं भारत का जो पूरा वित्तीय तंत्र है, वो बैठ जाएगा। तो इसलिए उसको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जा रहा है कि हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और संबंधित सुर्खियाँ क्या है इसे? देखिए, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को के समक्ष 2 अग्रणी क्वांटम नवाचार जो है वो प्रस्तुत किए। पहला क्या है? क्यूएसआईपी यानी कि क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर सिस्टम इन पैकेज। ये क्या है? अगर आपको ये पूछा जाता है कि क्यूएसआईपी क्या है, तो आप बताएंगे कि क्वांटम सुरक्षा एक चिप है। इतना इसके बारे में हमें ध्यान रखना है, क्वांटम सुरक्षा चिप है। तो क्यूएसआईपी क्या है? क्वांटम प्रमाणित क्वांटम सर्टिफाइड रैंडमनेस, एक क्वांटम कंप्यूटर से प्राप्त यादृच्छिक संख्याएं प्रदान करता है। इसका क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम में उपयोग किया जाता है। जैसे क्या है, आप इस नाम से जाइए, क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर। रैंडम नंबर जनरेटर, रैंडम नंबर जनरेटर क्या होते हैं? आप जैसे आपने कभी बैंक से लॉगिन किया होगा, तो आपका ओटीपी आता है और रैंडम नंबर होता है ना? सेम नहीं होता, कभी भी अलग-अलग नंबर होता है। तो सेम यहाँ पर क्वांटम रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं। क्या है? क्वांटम सर्टिफाइड रैंडमनेस, यानी कि जो एक क्वांटम कंप्यूटर से प्राप्त यादृच्छिक यानी कि रैंडम संख्याएं प्रदान करता है, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम में। ठीक है, आगे बढ़े। साइबर खतरों और भविष्य में क्वांटम हमलों के खिलाफ ये हमें सुरक्षा प्रदान कर सकता है, क्योंकि अगर रैंडम नंबर जनरेट होंगे बार बार, तो कोई उसको हैक नहीं कर पाएगा। तो साइबर सुरक्षा, और अगर कोई क्वांटम हमला होता है भविष्य में तो उससे सुरक्षा प्रदान कर सकता है क्यूएसआईपी। और क्यूएसआईपी क्या है? क्वांटम सुरक्षा चिप है।
ये सबसे महत्वपूर्ण है प्री के लिहाज से कि क्या है क्वांटम सुरक्षा चिप। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे है 25 25 क्यूबिक QPU। ये क्या है, तो एक स्टार्टअप है क्यूपाई AI द्वारा इसको विकसित किया गया है और ये भारत की क्या है पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। ये वापस अगेन ये ध्यान रखना है, ये टर्म के 25 क्यूबिट QPU क्या है, तो भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले जो आपका ये जो स्टार्टअप है क्यू पाई AI ने क्यू पाई AI इंडस भी लॉन्च किया था, जो प्रौद्योगिकी की सभी परतों को एकीकृत करने वाला देश का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर है। तो अगेन ये टर्म क्या याद रखनी है, क्यू पाई AI क्या है, पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर है। इसमें 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स, तो इसीलिए इसका नाम क्या है 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स। आया समझ में, दो टर्म ध्यान रखनी है। 25 क्यूबिट QPI क्या है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। दूसरी टर्म क्या ध्यान रखनी है, QPI इंडस क्यू पाई AI इंडस क्या है, तो भारत का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर है। टर्म याद रखिए, प्री में सवाल यहीं से आएगा। ओके, अब हम चौथी न्यूज की ओर बढ़ते हैं। हमारी चौथी न्यूज है वैश्विक असमानता पर G20 की एक रिपोर्ट आई है। देखिए G20 पर G20 क्या वैश्विक समानता पर सबसे जो फेमस रिपोर्ट है वो तो आपको ऑक्सफैम नामक संस्थान जो है वो निकालता है। परंतु हाल में G20 ने भी एक रिपोर्ट निकाली है कि वैश्विक असमानता वो किस प्रकार से बढ़ रही है। तो अगेन इसमें जो क्या दिया गया, एक तो कुछ डाटा दिया हुआ है जिसको आप कोड कर सकते हैं आपके एग्जाम में। दूसरा दिया हुआ है कि असमानता के कारण क्या है, तो वो भी एक मेंस का सवाल पोटेंशियल बन सकता है कि जो असमानता बढ़ रही है उनके कारण क्या है और सुझाव क्या दे सकते हैं। तो देखते हैं इस न्यूज को। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है, तो सबसे पहले फैक्ट कुछ दिए हुए हैं, तो आप इंडिया स्पेसिफिक फैक्ट थोड़े से ध्यान रखिए। विश्व के लगभग 83% देशों में आय असमानता का स्तर जो है वो बहुत अधिक है। यानी कि जो विश्व के अगर 83% देश हैं वहां पे इनकम इनइक्वलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। इन देशों का गिनी गुरांग, देखिए गिनी गुरांग जो होता है ये इनकम इनइक्वलिटी देखने के लिए ही इसको मेजर किया जाता है। तो इन जो देश हैं ये 83, इनमें गिनी गुणांक जो है वो 0.4 से ज्यादा पर, ठीक है। विश्व की लगभग 90% जनसंख्या जो है इन 83% देशों में रहती है, मतलब विश्व की 90% जनसंख्या जो है वो असमानता का शिकार है, ऐसा इसमें रिपोर्ट में बताया गया है। अगला ये कि धन की बात करी जाए तो वर्ष 2000 से 2024 के बीच विश्व के सबसे धनी 1% लोगों की नई सृजित कुल संपत्ति का, मतलब ये बोला कि इन 24 सालों में जो अगर कोई नई संपत्ति सृजन हुआ है तो सबसे धनी 1% लोगों ने जो नई संपत्ति सृजित हुई है उनका 41% जो है वो शुरू के 1% लोगों के पास गया है, ठीक है। जबकि सबसे गरीब जो निचले सबसे गरीब 50% लोग हैं उनके पास केवल 1% गया। अगर इन 24 सालों में 1000 रुपए की नई संपत्ति डेवलप हुई है तो इसमें से 41% जो है वो किसके पास गया है, शुरू के जो अमीर 1% लोग हैं उनके पास। और सबसे गरीब 50% लोग हैं उनके पास कितना गया है, उनके पास भी 1% गया है, ठीक है। भारत में इस अवधि भारत में इसी अवधि में अब इसी टाइम पीरियड में भारत में शीर्ष 1% जो लोग हैं उसमें अपनी संपत्ति के हिस्से का 62% वृद्धि करी है। मतलब भारत में स्थिति और भी खराब है, वैश्विक स्तर पर तो 41% ही है नई सृजित संपत्ति जो गई है, परंतु यहाँ पर भारत में तो 63% है, 62% है, तो काफी ग्रेव सिचुएशन है ना। तो अब कारण क्या है इसके असमानता के, कारण देखिए नव उदारवादी नीतियां जो है एक इसका प्रमुख कारण है। वो क्या है, वित्तीय और श्रम बाजारों का अविनियम, रेगुलेशन नहीं हो रहा है। श्रम बाजार में आपने देखा होगा किसी की जो सैलरी बहुत ज्यादा है, किसी की सैलरी बहुत कम है। प्रतिस्पर्धा संबंधी जो नीतियां हैं वो कमजोर है, कहीं ना कहीं जो है मोनोपोली चल रही है। कुछ लोग जो हैं वो सारी इंडस्ट्रीज में, वो सारी इंडस्ट्री नमक भी बेच रहे हैं, एरोप्लेन भी चला रहे हैं, टाटा हो गया, तो बाकी के लिए स्पेस कहाँ बचता है इन सब चीजों के लिए। और एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है वो कम है कहीं ना कहीं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ये होता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है
वैसे-वैसे कर की रेट जो है वो बढ़नी चाहिए, परंतु कहीं न कहीं वो कम है। इसकी वजह से जो अमीर लोग हैं उनके पास पैसा ज़्यादा एक्युमुलेट हो रहा है। एकाधिकार शक्ति जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि जो कॉर्पोरेट स्वामी हैं, कॉर्पोरेट स्वामियों की आय बढ़ती है, यानी कि ये बोल रहा है कि कहीं न कहीं जो इंडस्ट्रीज़ है, उनकी आय ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उनके पास पैसा बढ़ता जा रहा है, परंतु जो कामगार जो है, उनकी तो आय घट रही है, क्योंकि उनको अगर जो बेनिफिट जितना हो रहा है कंपनी को या जितना लाभ कंपनी को हो रहा है, उसमें उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है ना? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में क्या है? पूंजी का अधिक सीमा पार गतिशीलता, उत्पादन में उपयोग किए जाने वाली न्यू टेक्नोलॉजी ने, देखिए नई-नई टेक्निक जैसे आ रही है, रोबोटिक्स आ रहा है, एआई आ रहा है, तो कहीं न कहीं जो कम कुशल कामगार है, उनकी जो बार्गेनिंग पावर है, वो कम हो रही है। वो बोलेंगे ठीक है, आप मत करो काम हमारे यहाँ, हम रोबोट से काम करा लेंगे। तो ये भी हो रहा है ना? अगला, आर्थिक रूप से शक्तिशाली अभिजात वर्ग का प्रभाव, ये क्या है? देखिए, जो जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, आपको पता ही है, वो पॉलिसी मेकिंग भी खुद अपने लिए करवा लेता है, और जितने बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, वो भी उनके साथ होते हैं। तो कहीं न कहीं जो बड़ा एक संपन्न वर्ग है, वो राजनीति और नीति निर्माण पर इसका प्रभाव आर्थिक असमानता को बढ़ाता है और मजबूत भी करता है, ठीक है? विकासशील देशों में उच्च असमानता की ऐतिहासिक विरासत रही है, कि जो विकासशील देश है, वो पहले ही उपनिवेश रहे हैं, और उनके जो पैसे हैं, वैसे ही अमीर देशों ने पहले लूट लिए हैं। तो कहीं न कहीं विकासशील देशों में उच्च आय असमानता पहले से ही विद्यमान है। उदाहरण के लिए, जैसे कि भूमि का वितरण देखा जाए, हमें भारत में भी देखा है कि भारत में जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम शुरू किए गए थे ब्रिटिश काल के दौरान, तो उससे जो है, भारत के लोगों की जो भूमि है, वो जमींदारों और साहूकारों के पास चली गई थी। उसके हमें आज़ादी के बाद उसके बाद क्या करना पड़ा, लैंड रेवेन्यू जो है, लैंड भूमि सुधार करना पड़ा, है ना? तो कहीं न कहीं अभी भी हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बड़े लोग होते हैं, उनके पास भूमि ज़्यादा होती है, और गाँव की अधिकांश जनसंख्या जो है, उनके पास भूमि बहुत कम होती है, 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा। तो ये सारे कारण हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं, सिफ़ारिशें क्या, सिफ़ारिशें पहले एक बार प्रभाव देख लेते हैं। असमानता के दुष्प्रभाव क्या होते हैं? तो देखिए, राजनीतिक प्रभाव की बात करें, तो कहीं न कहीं अगर असमानता ज़्यादा बढ़ रही है, तो लोगों का पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें विश्वास जो है वो कम हो जाता है। तो कहीं न कहीं असमानता जो है वो हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करती है और तानाशाही की ओर बढ़ावा देती है। आर्थिक प्रभाव क्या है? कहीं न कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो धीमी हो जाती है, क्योंकि जो लोगों की परचेज़िंग कैपेसिटी नहीं होगी, जिनके पास पैसा नहीं है, तो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? गरीबी कम करने के जो हमारे प्रयास होते हैं, उसमें कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न होती है। पर्यावरणीय प्रभाव क्या होंगे? देखिए, अब जो गरीब आदमी है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो एलपीजी कहाँ यूज़ करेगा? वो तो लकड़ी जलाएगा, तो गरीबी की वजह से क्या होगा कि कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन में योगदान देते हैं, है ना? तो असमानता क्या है, जलवायु परिवर्तन संकट को और गंभीर बनाती है, और सबसे ज़्यादा प्रभाव भी अगर होता है, तो गरीबों के ऊपर होता है। अभी देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि अनइवन तरीके से बारिश हो रही है, कभी बारिश नहीं हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो किसानों की फसलें खराब हो रही है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है? जो गरीब है उसी को हो रहा है। अमीर लोगों को तो वैसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बारिश आए, नहीं आए, उनको क्या मतलब है? सामाजिक प्रभाव की बात करें, तो देखिए सामाजिक गतिशीलता कहीं न कहीं इससे घटती है, और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। लोगों के पास अगर पैसा नहीं होगा, तो वो स्वास्थ्य के लिए खर्च नहीं कर पाएँगे, शिक्षा के लिए उनके बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएँगे। शिक्षा नहीं दे पाएँगे, तो एक तरह से वो कुचक्र में फँस जाएँगे पूरे के पूरे, ठीक है? अब सिफ़ारिशें देख लेते हैं कि क्या सिफ़ारिशें हैं, जो आपको सुझाव के तहत देनी चाहिए। तो असमानता पर एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल की स्थापना कर सकते हैं। वो पैनल क्या करे, देखे कि असमानता के रुझान क्या चल रहे हैं वर्तमान में विभिन्न देशों में, कारण क्या है उसके, और प्रभाव क्या होते हैं, तो उनका मूल्यांकन करे और सुझाव दे कि आपको असमानता कम करने के लिए ऐसा प्रयास करना चाहिए। अधिक प्रगतिशील कराधान जो है उसको, यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है, उसको लागू किया जाना चाहिए। अमीर लोग हैं, उनके पास ज़्यादा टैक्स लगाया जाना चाहिए। ये उसमें बोला गया है कि जो अति धनी व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा है, उनको कम से कम न्यूनतम, वैश्विक न्यूनतम कर उनके ऊपर लगाया जाना चाहिए। आईपी जो है, यानी कि बौद्धिक संपदा नियमों में सुधार किया जाना चाहिए, जैसे कि विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और महामारियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए अनिवार्य लाइसेंस छूट देनी चाहिए। मतलब अगर कोई महामारी को खत्म करने के लिए कोई रिसर्च कर रहा है, तो उसको जरूरी नहीं है कि आईपी जो है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उसके अंतर्गत बांध के रखो। जलवायु परिवर्तन है उसके लिए, है ना? अगला क्या है, उच्च गुणवत्ता वाली आवश्यक सेवाओं तक सार्वजनिक सार्वभौमिक जो पहुंच है, उन पर सुनिश्चित किया जाए। मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य तो लोगों को सबसे कम से कम मिलना ही चाहिए, ताकि लोग जो हैं अपना विकास सुनिश्चित कर सके, और कहीं न कहीं उनका और एक बेसिक अम्यूनिटीज़ उनके पास होनी चाहिए। तो आप ये सुझाव दे सकते हैं, ठीक है?
अब एक अगेन एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट क्या कहती है कि राज्यों की वित्त स्थिति 2025 रिपोर्ट, मतलब राज्यों की वित्त स्थिति क्या है, इसके लिए पीएसआर लेजिस्लेटिव रिसर्च ने एक रिसर्च किया है और निकाला है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति है वो कमजोर क्यों है। तो इसमें भी अगेन काफी सारे आंकड़े हैं, आंकड़े हमें देखने हैं। अगर हमारा कोई ऐसा फाइनेंस से संबंधित क्वेश्चन आता है राज्यों के लेके, तो आंकड़े कोट करेंगे और कारण भी कोट कर देंगे कि क्या कारण है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति इतनी ज्यादा खराब है। तो ये रिपोर्ट में ये बोला गया है कि प्रतिबद्ध यानी कि ऐसा व्यय जो राज्यों को करना ही है, जैसे कि सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, इस पर तो व्यय करना ही है, उसका जो स्तर बढ़ रहा है, इसके कारण राज्यों के जो वित्तीय दायरा है वो कम हो रहा है और राज्य जो है नई विकासात्मक गतिविधियों पे पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं। अगर राज्य पेंशन के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, अगर राज्य सैलरी के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, या ऐसी योजना है जिसमें पैसा देना अनिवार्य है, जैसे कि लाडली बहन योजना के तहत पैसे जो दिया जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगा कि राज्य जो है सामाजिक कल्याण की योजनाएं या विकास की योजनाएं और शुरू नहीं कर पाएंगे। देखते हैं तो क्या है, रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है। अगेन काफी सारे फैक्ट हैं इसमें, एक बार रीड आउट कर देता हूँ। उच्च प्रतिबद्ध नहीं यानी कि ऐसा व्यय जो राज्यों को करना ही है। तो बोला गया कि राज्यों ने 2023-24 में जो कि उनके रेवेन्यू रिसिप्ट है यानी कि राजस्व प्राप्तियां हैं का 62%, राजस्व प्राप्तियों का 62% किस पे खर्च किया, वेतन, पेंशन और जो उन्होंने ऋण लिया हुआ है उसके ब्याज के भुगतान। अगला है जीएसटी राजस्व हिस्सेदारी में कमी आई है राज्यों की। तो बोला कि 2017 में जीएसटी जब लागू हुआ, लागू होने के बाद से जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित करों से प्राप्त कुल राजस्व में गिरावट आई है, यानी कि कहीं ना कहीं पहले कर ज्यादा आया करता था, अब कम आ रहा है। इन करों में 2015-16 में जीडीपी के 6.5 के बराबर राजस्व प्राप्त होता था, जो जितने भी कर किसमें शामिल किए गए, जीएसटी में। 2023-24 में यह घटकर जीडीपी का 5.5% रह गया। इससे कहीं ना कहीं राज्यों की जो कर क्षमताएं वो कमजोर हो गई। 15 फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि मध्यम अवधि में जीएसटी से राजस्व जीडीपी अनुपात 7% अनुमानित किया गया था, यानी कि जीएसटी से जो राजस्व इकट्ठा हो रहा है उसका जीडीपी का जो अनुपात है वो 7% उसने बोला था, परंतु वो अचीव नहीं हो पाया कम से कम, है ना। और क्या बोला, बिना शर्त वाली अनटाइड निधियों के अंतरण में कमी आई है। तो 15 फाइनेंस कमीशन ये बोलता है कि सिफारिशों के तहत बिना शर्त वाली निधियों के अंतरण में 64% की कमी आई है। इससे राज्यों की खर्च करने की प्राथमिकताओं के विकल्प कम हो गए, मतलब कहीं ना कहीं जो राज्य हैं जो विकासात्मक योजनाओं पर खर्च करते हैं पैसा, उसमें कहीं ना कहीं उन अनटाइड जो रहता है या बिना शर्त वाली निधियां वो कम हो रही है राज्यों की। उच्च ऋण बोध राज्यों के ऊपर ऋण जो है वो काफी ज्यादा है। बोला कि लगभग लगभग 27% जो है 2024-25 में राज्यों के सकल घरेलू यानी उनकी जीडीपी के अनुपात में 27.5% जो है राज्यों का बकाया ऋण, इतना ऋण राज्यों को देना है ना। और जबकि ये बोला कि हमारे जो एफआरबीएम एक्ट है उसके तहत बोला कि सभी राज्यों का जो ऋण है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा देख रहे हैं हम लोग, लगभग 7.5% ज्यादा है। अगला बोला कि केवल गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा ने ही केवल इस लक्ष्य को पूरा किया है, यानी कि जो उनका ऋण है उनकी जीडीपी के अनुपात में वो कहीं ना कहीं कम है आपका किससे, 20%, है ना। बढ़ता ब्याज भुगतान, अगर राज्य जो है उधार ले रहे हैं, उधार लिया, ऋण लिया, तो फिर उसको चुकाना भी होगा, चुकाना होगा तो उसका ब्याज देना होगा। तो कहीं ना कहीं इससे हो रहा है कि ब्याज लागत राजस्व वृद्धि को पीछे छोड़ते हुए सालाना 10% की दर से बढ़ रही है, यानी कि राज्यों की जो ब्याज लागत है जो पुराने ऋण उन्होंने लिए हुए हैं वो 10% की दर से बढ़ रही है 2016-17 से लेकर 2024-25 के बीच में, यानी कि जो पुराने ऋणों के ऊपर ब्याज दे रहे हैं वो भी काफी ज्यादा मात्रा में है ना। और क्या है, महिलाओं के लिए बिना शर्त नगद हस्तांतरण से वित्तीय दबाव हो रहा है। 2025-26 में से बात किया गया है कि महिलाओं को जैसे लाडली बहन योजना के तहत पैसा दिया जा रहा है, बिहार में भी हाल ही में चुनाव में सरकार ने 10,000 रुपए ट्रांसफर किया है और आगे भी बात ऐसी करी जा रही है। तो 2025-26 में महिलाओं को बिना शर्त यानी कि उनको बस पैसा देना है महिला होने की वजह से, ऐसे राज्यों की संख्या 12 हो गई जहां पर महिलाओं को ऐसा पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, अगली बात करें, राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति आय अंतराल में वृद्धि, यानी कि राज्यों के बीच जो प्रति व्यक्ति आय है उसके अंतराल में काफी वृद्धि हुई है, जैसे कि कुछ राज्य उनकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, कुछ राज्य जो है उनकी प्रति व्यक्ति आय कम है, ऐसा इसमें बोला गया। तो आगे की राह क्या होनी चाहिए, क्या सुझाव दे सकते हैं। आगे की राह में ये बोल सकते हैं कि वित्तीय अनुशासन जो है
वो लागू किया जाए। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं राज्यों को राजस्व घाटा जो होता है, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व खर्च के बीच में जो अंतर है, राजस्व घाटा राज्यों को कम करना चाहिए। नियमित खर्चों से मतलब अगर आप जो रेगुलर पैसे खर्च कर रहे हैं उसके लिए उधार लेने से बचना चाहिए राज्यों को। और बजट में बाहर के ऋणों को कहीं ना कहीं समाप्त किया जाना चाहिए, यानी कि बाहर से आप ऋण ज्यादा मत लीजिए, है ना, बजट के बाहर से। ब्याज के बढ़ते बोझ के कम करने के लिए ऋण को जो लक्ष्य रखा गया है एफआरबीएम के तहत 20% का, वो अचीव किया जाना चाहिए। राजस्व को समझदारी से बढ़ाना, यानी कि राजस्व जो है उसमें आपको बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे। तो जीएसटी स्लैब जो है उनको और व्यवस्थित सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। साथ ही उचित उपयोगकर्ता शुल्क, खनन रॉयल्टी, संपत्ति का मुद्रीकरण, मजबूत संपत्ति कर, उत्पाद शुल्क प्रणालियों के माध्यम से जो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होता है, गैर कर राजस्व, उसको सरकार बढ़ाए। मतलब सरकार को अपनी आय बढ़ाने के और भी साधन खोजने चाहिए धीरे धीरे, है ना। अगला बात करते हैं समझदारी से खर्च करना। देखिए अब पैसा आपके पास लिमिटेड अगर आ रहा है तो आपको समझदारी से खर्च करना पड़ेगा। तो इसके लिए सब्सिडी और नगद अंतरण जो सरकार चलाती है, यानी कि सब्सिडी देती है विभिन्न चीज़ों पर, और जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जैसे महिलाओं को पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसको थोड़ा लॉजिकल बनाया जाए, तर्कसंगत बनाया जाए। और कहीं न कहीं जो प्रतिबद्ध व्यय है, यानी कि देना ही है, उसको नियंत्रित किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। और पूंजीगत व्यय जिससे कि निर्माण होता है और आने वाले भविष्य में आय होने के चांसेस रहते हैं, वो कहीं न कहीं उत्तम रीति से किया जाना चाहिए। यानी कि पूंजीगत व्यय भी सरकार को थोड़ा लॉजिकली और सोच के किया जाना चाहिए। और बिना शर्त वाले अंतरणों को विस्तार करना चाहिए, यानी कि ऐसे अंतरण जो शर्त के साथ नहीं हो, यानी कि विकासात्मक गतिविधियाँ सरकार के द्वारा शुरू की जानी चाहिए। ठीक है? ओके, ये एक हमारी न्यूज़ खत्म हो गई है। आज की हमारी अब छठी जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए अगेन ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, हाल ही में उसने न्यूरो टेक्नोलॉजी जो है उसको लेके थोड़ी-सी चिंताएँ प्रकट की है। तो वो चिंताएँ क्या प्रकट की है वो देख लेते हैं और सुझाव भी कुछ दिए गए, है ना? तो न्यूरो टेक्नोलॉजी क्या है, पहले तो यही बात कर लेते हैं। देखिए न्यूरो टेक्नोलॉजी है में ऐसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर शामिल है न्यूरो टेक्नोलॉजी में, जो तंत्रिका तंत्र की संरचना हो गई, तंत्रिका तंत्र की गतिविधियाँ क्या है, उसके कार्य क्या है, को समझते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं, उन्हें सुधारते हैं या अनुमान लगाते हैं। ऐसे न्यूरो टेक्नोलॉजी होती है। इसके लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तंत्रिका तंत्र का प्रत्यक्ष रूप से मापन करते हैं, निगरानी करते हैं और विश्लेषण करते हैं, तथा उस तक पहुंचते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं कि क्या हो सकता है, या अनुकरण करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी कि बीसीआई, यानी कि हमारे जो शरीर का तंत्रिका तंत्र है उसकी सारी गतिविधियों की निगरानी करना और अनुमान लगाना कि ये कैसे आगे काम कर सकता है ना। ये न्यूरो टेक्नोलॉजी है। हालिया दिनों में क्या होगा, तंत्रिका विज्ञान यानी कि न्यूरो साइंस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई, उसको भी एकीकरण किया जा रहा है। तो मानव मस्तिष्क के प्रमुख पहलुओं क्या है, जैसे कि मानव तर्क कैसे करता है, कैसे सीखता है, अनुभूति उसको कैसे होती है, जैसे कि आपको किसी ने चिमटा काटा तो आपको लगेगा कि अनुभूति किस प्रकार से हो रही है। पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हैं, नियोजन कैसे हो सकता है, नियंत्रण कैसे होता है, तो उसको प्रभावित कर सकता है। मतलब ये बोल रहा है कि न्यूरो साइंस और एआई का जो मिश्रण हो रहा है, उससे कहीं न कहीं मानव का जो तंत्रिका तंत्र है, उसको चेंज किया जा सकता है और नुकसानदेह हो सकता है। तो यही इस रिपोर्ट में इसमें बताया गया है। क्या चिंता है? तो चिंता ये बोली कि मस्तिष्क स्वास्थ्य संबंधी जोखिम क्या है? तो ये बोला कि अन्य प्रमुख तकनीकों के विपरीत यह मस्तिष्क की संरचना, मतलब न्यूरो साइंस जो है मस्तिष्क की संरचना तक सीधे पहुंच बना सकती है, उसमें हेर-फेर कर सकती है, आपके दिमाग में कुछ चेंजेस कर सकती है एवं उसकी नकल कर सकती है। तो इससे क्या होगा कि मानव को जो मस्तिष्क है उसकी सोचने समझने की क्षमता अगर चेंज कर दी, तो हो सकता है वो उसके कुछ भी काम करा जा सकता है ना? व्यक्तिगत पहचान और मनोवैज्ञानिक निरंतरता क्या है? किसी व्यक्ति की आत्म भावना मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, यानी कि विचार करने की स्वतंत्रता से समझौता हो सकता है। इसके अलावा स्मृति की सुरक्षा के समक्ष जोखिम भी उत्पन्न हो सकता है, जिसमें व्यक्ति कौन है को बदलने वाले स्मृति संबंधी संशोधन या हेरफेर हो सकते हैं। इनसे उस व्यक्ति की स्वायत्तता एवं निजता जो होती है उसकी, कहीं न कहीं उससे नकारात्मक, मतलब आप सिंपल से ध्यान रखिए, अगर आपके मस्तिष्क के साथ कुछ कोई छेड़छाड़ कर देगा, तो उसके क्या-क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं वो यही बताया। यही चिंताएँ यूएन ने व्यक्त करी है। और चिंताएँ क्या है? बोला कि तंत्रिका संबंधी डेटा का उपयोग।
कैसा? अब कंपनियां जो है अगर आपको सोचने समझने की क्षमता जो है अगर उसको देख लेती है तो फिर कहीं ना कहीं लक्षित विपणन करेगी, आपको मार्केटिंग करेगी, और जो कंपनियां हैं वो व्यवसायिक लाभ कमा सकती है। के लिए न्यूरो उपकरणों को एकत्रित किए बिना किए किए मस्तिष्क से जुड़े डाटा का दुरुपयोग कर सकती है कंपनियां, ठीक है। अभी भी हम लोग देखते हैं कि अगर आपने एक सोशल मीडिया साइट पर कुछ चीजें सर्च कर ली तो आपको फिर दिन भर वही वही ऐड दिखेंगे। ऐसे ही अगर आपके दिमाग की सोचने समझने की क्षमता जो है वो कंपनियों को पता लग गई कि इसको ये कलर पसंद है तो आपको हो सकता है उसी कलर के कपड़े कपड़े दिखाया जाए, है ना। उनको लग गया कि इसको बाइक पसंद है अच्छी, तो आपको बाइक के ऐड आएंगे फिर ना। सामाजिक असमानता इससे हो सकती है, वो कैसे कि न्यूरो टेक्नोलॉजी का असमान उपयोग मौजूदा सामाजिक विभाजन जो है, मतलब इस प्रकार का जो है, देखिए न्यूरो टेक्नोलॉजी कोई उपयोग कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, तो इससे और सामाजिक असमानताएं भारत में बढ़ सकती है, फिर वैश्विक स्तर पर बढ़ सकती है ना। तो यूनेस्को के द्वारा कुछ सिफारिशें भी की गई है आगे की राह के लिए। तो सिफारिशें क्या है कि कानूनी संरक्षण और विनियमन किया जाए, वो कैसे कि न्यूरो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर कानूनी नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता है। हालांकि वैज्ञानिक चिकित्सा संबंधी या फिर न्यायिक उपयोग के लिए न्यूरो साइंस की छूट दी जा सकती है। अगर न्यायिक उपयोग में यही है कि अगर आपको समझना है कोई ऐसा हीनियस क्राइम हो गया है और आपको समझना, तो हो सकता है कि न्यूरो साइंस का उपयोग करके उसका दिमाग में जाके समझा जा सकता है कि इसने वास्तव में क्राइम किया है या नहीं किया है। डेटा नीति वो क्या है कि तंत्रिका संबंधित डेटा जो है उसका संग्रहण करने के लिए, उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए, साझाकरण करने के लिए किस किस के साथ साझा हो सकता है, अन्य सभी उपयोग जो डाटा होता है हमारा न्यूरो साइंस का नियंत्रित करने के लिए मजबूत, निष्पक्ष और चुस्त रेगुलेटर्स होने चाहिए या फिर कानूनी ढांचा बनाया जाना चाहिए। समान पहुंच हो सब लोगों तक, विज्ञान एवं साक्ष्य आधारित, सुरक्षित और विश्वसनीय न्यूरो टेक्नोलॉजी तक समान पहुंच सब लोगों की होनी चाहिए, ठीक है। ये इसने सुझाव करा। तो हमारी जो जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज़ थी आज की 6 वो हमने डिटेल में चर्चा कर ली है ना। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग अन्य सुर्खियों की। पहली हमारी अन्य सुर्खियों में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, आजकल इसका नाम बड़ा फेमस रहता है चलते हुए। तो क्या हुआ था कि हाल ही में वित्तीय कार्रवाई अ, कार्रवाई कार्यबल यानी कि एफएटीएफ जो था ने परिसंपत्ति वसूली मार्गदर्शन और सर्वोत्तम कार्य पद्धतियां रिपोर्ट जारी की है, एक रिपोर्ट उसने जारी की है। इस रिपोर्ट में ईडी द्वारा जांच किए गए मामलों को प्रभावी परिसंपत्ति वसूली कार्य पद्धति के मॉडल्स के रूप में बताया गया। मतलब ईडी ने कुछ अच्छा काम किया है। तो जब ये रिपोर्ट आई है एफएटीएफ की, तो उसने उसमें ईडी के काम को शामिल किया ताकि अन्य देश जो है वो भी इस तरह का काम कर सके। तो ईडी के बारे में मेनली देखते हैं क्या है। देखिए 1956 में बना था। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाकी क्या है, जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले हैं, अपराध है उनके, और साथ साथ में विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन से संबंधित ये जांच करता है। 3 कानून जो है उसके तहत इसको रेगुलेट किया जाता है। पहला है धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए 2002। दूसरा है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 क्या एफए फेमा मतलब। तीसरा हो गया भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 में पारित किया गया था उसके तहत। और इसकी कुछ शक्तियां हैं जैसे कि तलाशी ले सकता है, जब्ती कर सकता है, किसी व्यक्ति को समन भेज सकता है, बुला सकता है, गिरफ्तारी कर सकता है और मुकदमा चला सकता है। तो ईडी के बारे में थोड़ी सी बात ध्यान रखिएगा, है ना। अगला देखते हैं जल समय अभिसमय यानी कि जल कन्वेंशन। तो बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र के सीमा पार जल मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण एवं उपयोग पर अभिसमय यानी कि जल अभिसमय में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना है। तो पहला फैक्ट तो यही ध्यान रखना है कि दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है, बांग्लादेश। तो अभी जल अभिसमय क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए 1992 में हेलेंस्की ने में इसको अपनाया गया था और 1996 में ये लागू हुआ है। तो ये है कि सारे जल संसाधन जो होते हैं ट्रांस बाउंड्री यानी कि दो देशों के बीच में का उनका संधारणीय प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, उसके लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी कन्वेंशन है एक तरह से ये। इसके तहत पक्षकारों के लिए सीमा पार प्रभावों को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना अनिवार्य एक तरह से होता है। यह सारे जल को, जो सारे जल होता है दो देशों के बीच में, उचित हो, न्याय संगत हो, संधारणीय उपयोग दोनों देशों के बीच में उसको किया सके, ऐसी बात ये कन्वेंशन करता है। और तटवर्ती देशों के बीच समझौतों और संयुक्त निकायों के माध्यम से सहयोग अनिवार्य करता है। तो बस इसका ध्यान रखिए कि हेलेंस्की में इसको मेनली अपनाया गया था। और भारत में दक्षिण एशिया में पहला देश कौन बना है, बांग्लादेश। अगला बात करते हैं। ये पैसे के बारे में बात हो रही है, कॉप की, है ना। तो ये द बाकू टू बेलम रोड मैप टू
1.3 ट्रिलियन रिपोर्ट एक आई है। तो क्या है, देखिए कोप 30 से पहले, कोप 30 होने वाला है अब, कोप 30 से पहले द बाकू टू बेलम रोड मैप, यानी कि बेलम में भी होने वाला है कोप 30, रोड मैप टू 1.3 ट्रिलियन रिपोर्ट जारी की गई है। यह विकसित देशों से बढ़ी हुई और पूर्वानुमान योग्य वित्तीय प्रतिबद्धताओं की आवश्यकताओं को यह रिपोर्ट रेखांकित करती है। तो इस रिपोर्ट में वित्त पर 5 कार्रवाई मोर्चों की पहचान करती है। बोला कि 2035 तक 1.3 ट्रिलियन प्रदान किए जा सके, इसमें से 300 बिलियन डॉलर समग्र लक्ष्य का एक हिस्सा है। देखिए क्या है, ये 5 चीजें, पुनर्पूर्ति है ना, पुनर्संतुलन और पुनर्चैनलीकरण है ना, नवीकरण और पुनर्संरचना, ये 5 के इस पर आधारित है। आगे देखते हैं इसमें पांचों क्या क्या है ये। तो देखिए पुनर्पूर्ति क्या है, विकसित देशों द्वारा अनुदान, रियायती जलवायु वित्त की आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता है, पुनर्पूर्ति ऐसी बात करती है। पुनर्संतुलन बात करता है कि ऋणदाता देश जो है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, बहुपक्षीय विकास बैंक जो है को विकासशील देशों द्वारा वहन किए जा रहे अत्यधिक ऋण बोझ को कम करने के लिए मिलकर काम करना, यानी विकासित देशों के ऊपर ऋण काफी ज्यादा है, तो विभिन्न जो संस्थान है उनको मिलकर काम करना होगा उनके साथ में। पुनर्चैनलीकरण क्या होता है कि बहुपक्षीय विकास बैंक हो गए, विकास वित्तीय संस्थाएं हो गई, सार्वजनिक विकास बैंक हो गए और बहुपक्षीय जलवायु निधियां जो होगी अलग अलग बनाई गई है, को उत्प्रेरक वित्तीय और जोखिम समन उपकरण जो है जैसे विदेशी मुद्रा हेजिंग आदि की उपलब्धता व गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसी बात इसमें की गई है। अगला है नवीकरण, क्या होगा, तो सरकारों को योजना, बजट, निवेश आदि ढांचों में जलवायु हो गया, प्रकृति हो गया और न्याय संगत संक्रमण जो है संबंधित लक्ष्यों को शामिल करना चाहिए। वित्तीय संरचनाओं को पुनर्संरचित करना चाहिए अधिक पूंजी प्रवाह के लिए, खास नहीं है एग्जाम के लिए, है ना। गोगाबिल झील, मेन तो ये ध्यान रखिए कहाँ है ये, हाल ही में गोगाबिल जो झील है इसको रामसर साइट जो है उसमें शामिल किया गया है और ये भारत की 94वीं साइट है रामसर में जो शामिल की गई है। कहाँ ये, बिहार का जो कटिहार जिला है वहां पर है। और एक गोखुर झील है यानी कि ओक्सबो झील है। देखिए गोखुर झील होती है ऐसे, अगर नदी बह रही है तो ऐसे ऐसे करते बहती है, तो ये कट जाता है तो ये ओक्सबो लेक बन जाती है ना। तो गोगाबिल के उत्तर में क्या है, उत्तर में महानंदा और कंखार नदियां हैं, दक्षिण और पूर्व में गंगा नदी है। यह बिहार का पहला सामुदायिक एक तरह से रिजर्व भी है गोगाबिल झील जो है, और यहाँ विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं उनका पर्यावास गोगाबिल में है और कुछ प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर आते हैं। रामसर सूची में जोड़े गए अन्य साइट जो हाल ही में जोड़े गए हैं उनमें बक्सर जिले का गोकुल जलाशय हो गया 92 हो गया, और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की उदयपुर झील जो है 93। तो उदयपुर झील का नाम थोड़ा ध्यान रखिए, बिहार के में है ये, ना कि उदयपुर में राजस्थान के, है ना। अगला बात करते हैं दोहा घोषणा पत्र, ये क्या है, तो सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन में दोहा घोषणा पत्र जो है उसको अपनाया गया। पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये वाला, यह 1995 में कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था और यह शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित किया जाता है। दोहा घोषणा पत्र की बारे में बात करें तो 1995 की कोपेनहेगन जो कि पहला सम्मेलन हुआ था उसकी प्रतिबद्धताओं को नवीनीकृत किया गया है और उसको अपडेट किया गया है। तो तथा इसमें निम्नलिखित चीजों का आह्वान किया गया, वो क्या है कि गरीबी का उन्मूलन करना है, गरिमापूर्ण कार्य होना चाहिए, सामाजिक समावेशन होना चाहिए लोगों का, जो सामाजिक संस्तरीकरण के निचले स्तर पर लोगों के लिए, और प्राथमिकताओं के को आपस में जुड़ी हुई प्राथमिकता मानता है, मतलब ये सब चीजें एक साथ शामिल है। सार्वभौमिक व लैंगिक रूप से उत्तरदायी सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए का विस्तार किया जाना चाहिए और स्वास्थ्य एवं शिक्षा तथा न्याय संगत पहुंच प्रदान करनी चाहिए, ऐसी बातें। दोहा घोषणा पत्र ध्यान रखिएगा किसके बारे में, इन सब चीजों के बारे में क्या है, एक तरह से क्या है सामाजिक विकास से संबंधित है दोहा घोषणा पत्र, ठीक है। अगला बात करते हैं उपग्रह आधारित इंटरनेट, ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है परंतु अभी न्यूज में। तो एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, मतलब उसने महाराष्ट्र में दूरस्थ और कम इंटरनेट सेवा वाले क्षेत्रों में उपग्रह कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ, मतलब महाराष्ट्र सरकार ने एलन मस्क के साथ समझौता किया है स्टारलिंक के साथ कि हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र है वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान कीजिए और हम आपका ये ले रहे हैं, दोनों के बीच समझौता हुआ है। तो उपग्रह आधारित इंटरनेट क्या है, उपग्रह आधारित इंटरनेट एक वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवा है जो पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करने वाले जो उपग्रह हैं उनके माध्यम से दी जाती है। अंतर क्या है, फाइबर केबल या फिर DSL
नेट इंटरनेट की तरह यह भू आधारित केबल्स या अवसंरचना पर यह निर्भर नहीं करती है। ये कैसे काम करता है कि उपयोगकर्ताओं को एक तरह से एक डिश या एंटीना दिया जाता है, से डेटा उपग्रह तक भेजा जाता है और फिर से वहां से ग्राउंड स्टेशन पर पहुंचता है और वैश्विक इंटरनेट नेटवर्क से जुड़। देखिए आपके पास ऐसा एक एंटीना टाइप का होगा डिश टीवी, तो यहाँ से ऐसे सैटेलाइट होंगे, तो इस सैटेलाइट के माध्यम से आप इंटरनेट ले सकते हैं। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, ये जितने भी इंटरनेट स्थापित किए गए हैं, स्टारलिंक ने उपग्रह स्थापित किए हैं, ये निम्न भू कक्षा में स्थापित किए गए हैं। जैसे कि स्टारलिंक का पारंपरिक भौगोलिक उपग्रहों की तुलना में तेज गति और कम विलंबता के साथ इंटरनेट प्रदान करते हैं, है ना। महत्व क्या है कि दूरस्थ क्षेत्रों में जहां पर केबल्स पहुंचाना आसान नहीं होता है, तो वहां पर जोड़ सकते हैं और डिजिटल डिवाइड जो है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, निम्न भू कक्षा में टाइडल टाइडल डिसरप्शन इवेंट ये क्या है? तो अंतरिक्ष यात्रियों ने ब्लैक होल से निकली अब तक की सबसे बड़ी और सबसे दूर की ज्वाला चमक देखी है। यह ज्वाला चमक टाइडल डिसरप्शन इवेंट के कारण उत्पन्न हुई। तो हमें ये देखना है कि टाइडल डिसरप्शन इवेंट वास्तव में क्या है। देखिए, जब कोई तारा एक अत्यधिक विशाल ब्लैक होल के बहुत निकट निकट पहुंच जाता है, तो क्या होता है, यह ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल, जो ब्लैक होल में बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, बल से प्रचंड रूप से खंडित हो जाता है, माने कि टूट फूट जाता है और इस प्रक्रिया में प्रबल विकिरण निकलती है। इसे ही क्या बोलते हैं, टाइडल डिसरप्शन इवेंट बोलते हैं। ठीक है, जब कोई तारा किसी ब्लैक होल के निकट पहुंच गया तो वो विखंडित हो जाता है, वहां पर विकिरण निकलती है और इसी को टाइडल डिसरप्शन इवेंट बोलते हैं। महत्व क्या है, टाइडल डिसरप्शन इवेंट को शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद मिलेगी कि ब्लैक होल अपने आप आसपास के साथ, परिवेश के साथ कैसे बदलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या है टाइडल डिसरप्शन इवेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रोजेक्ट सनकेचर। ये क्या है कि गूगल ने अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर के परीक्षण के लिए प्रोजेक्ट सनकेचर लॉन्च किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि प्रोजेक्ट सनकेचर किस बारे में, एक तो लॉन्च किया गूगल ने, दूसरा किसके बारे में, अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर बनाया जा सकता है नहीं जा सकता उसके परीक्षण के लिए। तो प्रोजेक्ट के बारे में क्या है कि निम्न भू कक्षा में सौर ऊर्जा से चलने वाले उपग्रहों के माध्यम से अंतरिक्ष में एआई कंप्यूटिंग की जो संभावना है उसको तलाश करना है प्रोजेक्ट सनकेचर के माध्यम से। इस पहल के तहत कई लघु उपग्रहों को एक समूह बनाया जाएगा। प्रत्येक उपग्रह में गूगल के कस्टम बिल्ट टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट चिप्स लगाए जाएंगे हर उपग्रह में, और ये चिप्स ऐसे प्रोसेसर हैं जिन्हें विशेष रूप से मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डिजाइन किया जाएगा। वर्ष 2027 तक 2 प्रोटोटाइप उपग्रह जो है उनको लॉन्च करने का योजना है। इसके माध्यम से ऊर्जा उत्पादन, चिप्स की कार्य क्षमता और डेटा संचरण की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। मेन ये ध्यान रखिए कि प्रोजेक्ट सनकेचर किसने लॉन्च किया, गूगल ने। किसके लिए, अंतरिक्ष क्षेत्र में एआई डेटा सेंटर बनाया जा सकता है क्या या नहीं, इसके परीक्षण के लिए, है ना। बाली यात्रा उत्सव ये क्या है, हाल ही में प्रेसिडेंट ने बाली यात्रा उत्सव के लिए शुभकामनाएं दी है। तो देखिए, बाली यात्रा उत्सव मेन तो यही है कि कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसको मनाया जाता है। और यह उत्सव उड़ीसा के लोगों के बाली द्वीप के साथ प्राचीन समुद्री व्यापारिक संबंधों और दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ समुद्र पार यात्राओं की गौरवशाली जो परंपरा रही है उसको याद करने के लिए मनाया जाता है। क्या है, बाली यात्रा उत्सव उड़ीसा में, और बाली द्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों के साथ जो उड़ीसा के लोगों की एक तरह से वो जो रहा है, उनके समुद्र यात्रा या उनके संबंध जो रहे हैं उसको याद करने के लिए मनाया जाता है। यह उत्सव तपोपाई की कथा और भालुकुनी ओशा या खुद खुदू कुर्नी खुदूर कुनी ओशा तथा बड़ा ओशा जैसे धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये किससे जुड़े हुए हैं, ये सब जो टर्म्स जुड़ी हुई है आपके बाली यात्रा उत्सव से। ठीक है, ओके, तो हमने हमारी जितनी भी आज की न्यूज़ थी महत्वपूर्ण और संक्षिप्त सुर्खियां वो कवर कर लिए। तो उम्मीद है आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये सेशन आपके लिए लाभदायक होगा। ऐसे ही न्यूज़ टुडे के अन्य सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।